Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Sufyan and I am a physics teacher. क्लास फर्स्ट ईयर टॉपिक हमारे पास है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होती है, इसकी हम डेफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे और इसकी कुछ एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले ऑसिलेशन की डेफिनेशन है बच्चों, ऑसिलेशन मोशन या ऑसिलेटरी मोशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन about a fixed point is called the vibratory और oscillatory motion। एक पॉइंट के गिर्द टू एंड फ्रो मोशन क्या कहलाती है? ऑसिलेटरी मोशन। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है अ मैस सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग व्हेन पुल डाउन एंड देन रिलीज स्टार्ट ऑसिलेटिंग। एक स्प्रिंग है, उसके साथ हमने एक मैस हैंग कर दिया है, ये वाला। इसे जब हम नीचे की तरफ पुल करते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो ये रोटेट करता है, ये ऑसिलेट करता है अबाउट मीन पोजीशन। तो ये क्या परफॉर्म करता है? ऑसिलेटरी मोशन। तो इसकी एग्जांपल हो गई। सेकंड है अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम रेस्ट पोजीशन एंड रिलीज वाइब्रेट। अगर हम एक रस्सी और उसके साथ एक बॉब और उस रस्सी का दूसरा एंड फिक्स पॉइंट पर बांध दें तो वो हमारे पास सिंपल पेंडुलम बन जाता है। अगर इस मैस को मैं मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाता हूं और डिस्प्लेस करवाने पर छोड़ देता हूं तो ये बॉब मीन पोजीशन के गिर्द क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा। इसे भी हम ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशन या वाइब्रेट करना कह सकते हैं। अ स्टील रोलर clamped at one end to a bench oscillate when the free end is displaced sideways। एक हमारे पास स्टील रूलर है, उसका एक एंड हमने फिक्स किया हुआ है, दूसरा एंड को मैं ऊपर फोर्स लगाता हूँ, थोड़ा सा बेंड कर देता हूँ। जब मैं छोड़ता हूँ तो वो यूं यूं क्या करता है? वाइब्रेट करता है अबाउट मीन पोजीशन। तो ये भी ऑसिलेटरी मोशन की एग्जांपल हो गई। अ स्टील बॉल रोलिंग इन अ कर्व डिश ऑसिलेट्स अबाउट इट्स रेस्ट पोजीशन। अब एक बॉल है, उसको हमने कर्व डिश के अंदर रखा हुआ है और थोड़ा सा डिस्प्लेस करवा दें तो ये अपनी यहाँ पे इसकी मीन पोजीशन होगी तो इसके गिर्द ये क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी। तो ये भी बेसिकली ऑसिलेशन का जो फिनोमेना है परफॉर्म कर रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास है नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट या नेसेसरी कंडीशंस क्या होनी चाहिए? ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, इसको समझते हैं। सपोज करें ये मेरे पास एक फिक्स स्पोर्ट है, इसके साथ मैंने रस्सी बांध दी है, उस रस्सी के साथ मैंने एक बॉब अटैच कर दी है। बॉब जब यहाँ पर होगा तो वो रेस्ट में होगा। जब इसे मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं, मैं यहाँ पर ले जाता हूँ और जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करता हूं तो ये बॉब मूव करेगा टूवर्ड इट्स मीन पोजीशन। अब कौन सी फोर्स इसे मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है? दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये बॉब यहाँ पर रुकेगा नहीं, बल्कि यहां से ओवरशूट कर जाएगा। ओवरशूट करने की रीजन क्या थी? उसका इनर्शिया। जब यहां से ये वापस आ रहा होगा बॉब तो इसका एक इनर्शिया होगा, इसकी स्टेट होगी, दैट स्टेट स्टेट ऑफ मोशन। अब वो स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखेगा। जब वो मीन पर पहुंचेगा तो मीन पोजीशन पर ड्यू टू ग्रेविटी एंड सम अदर इफेक्ट्स इसे रुकना चाहिए था, लेकिन अपनी स्टेट को मेंटेन करने के लिए, कौन सी स्टेट? मोशन की स्टेट को मेंटेन करने के लिए ये मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, बल्कि ओवरशूट कर जाएगा, इधर चला जाएगा और इस तरह से अपनी मोशन क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। तो ये वही बातें लिखी हुई हैं। तो नेसेसरी कंडीशन में हमारे पास सबसे पहली कंडीशन क्या थी? रिस्टोरिंग फोर्स। अगर रिस्टोरिंग फोर्स होगी तो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन परफॉर्म होगी, अदरवाइज नहीं। द फोर्स दैट ब्रिंग बैक्स the oscillatory object toward its mean position is called restoring force। ये restoring force की definition है। inertia क्या होती है? The ability of an object to maintain its state of rest or and state of motion is called inertia। कोई बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को क्या करे? मेंटेन करे। अब यहाँ पर ये जो बॉब था ये इन मोशन था, मतलब कि इसकी स्टेट क्या थी? मोशन वाली स्टेट थी। तो ये मोशन वाली स्टेट को क्या रखेगा? मेंटेन रखेगा। नो डाउट आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी मोशन कम करता जाएगा और रुक जाएगा ड्यू टू ड्रैग फोर्स एंड ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, तो वो अलग बात। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ हुक्स लॉ एंड रिस्टोरिंग फोर्स। दोबारा से फिर हम रिस्टोरिंग फोर्स सीख लेते हैं। और हुक्स लॉ क्या है? फॉर एन ऑब्जेक्ट अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग, हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है बच्चों, उसको हमने एक इलास्टिक स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया है, ठीक है।
और हम उसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा करते हैं मीन पोजीशन से। जैसे कि ये मेरे पास एक स्प्रिंग है अगर आप देख रहे हैं तो, और स्प्रिंग के साथ मैंने एक मैश अटैच किया हुआ है। ये मैश पहले इस पॉइंट पर था, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। इसके ऊपर मैं फोर्स लगाकर इसको यहाँ पर लेकर गया हूँ, तो इसने डिस्प्लेसमेंट किया है। अब डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ी, दैट इज कॉल्ड एफ। और हुक्स लॉ कहता है कि जो फोर्स है वो इस डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, जितनी फोर्स ज्यादा होगी उतना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। तो ये रिलेशन हमारे पास एग्जिस्ट करता है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर बराबर का साइन लगाएंगे, तो साथ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्या है ये? स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब ये के किन चीजों पे डिपेंड करता है? वो स्प्रिंग की नेचर है, इस मटेरियल की नेचर है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसकी लेंथ है, ये कुछ फैक्टर्स हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, लिख लीजिएगा। एक इसकी डायमेंशन पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स है, वो फोर्स जो इस मैस को टूवर्ड मीन पोजीशन, जो दोबारा मीन पोजीशन पर लेकर आए, उसे हम क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। ये हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। द रिस्टोरिंग फोर्स acted on an object having displacement x from mean position is described mathematically। हम मैथमेटिकली क्या लिखते हैं? अप्लाइड फोर्स हमारे पास राइट की तरफ थी और रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट की तरफ है। अकॉर्डिंग टू एक्शन एंड रिएक्शन, रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल होगी अप्लाइड फोर्स के, बट ऑपोजिट होगी। तो ये हमारे पास रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है। F is a restoring force and minus indicate direction opposite to applied force। F की वैल्यू हमारे पास थी kx, मैंने यहां पर पुट कर दिया, तो रिस्टोरिंग फोर्स बना माइनस kx, वेयर k इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी और ये हुक्स लॉ था। एक बात ज़हन में रखनी है कि हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट ही एग्जिस्ट करता है। इलास्टिक लिमिट क्या है? वो लिमिट जिसके अंदर स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर ले। अगर हम स्प्रिंग को खींच के छोड़ दें और दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाए, उसे बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। आप स्प्रिंग को इतना खींच दें कि वो दोबारा वापस ही ना आए, वो इलास्टिक लिमिट नहीं है, वो इलास्टिक लिमिट से बाहर जा चुका है, तो वहां पर हुक्स लॉ भी obey नहीं करता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।